हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। गुरुकुलम परिवार में प्यारे साथियों, आपका बहुत बहुत दिल खोल कर स्वागत है। मैं आपका भाई संस्कार राय। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम महारथी बैच में पॉलिटी हमने स्टार्ट की थी, और पॉलिटी का कल हम संविधान की प्रस्तावना, प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को टॉपिक को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम संविधान का भाग 1 संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा करते हैं और जानते हैं कि संविधान का भाग 1 संघ एवं राज्य क्षेत्र है क्या। एक मिनट साथियों, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि हमारा जो भारत देश का संविधान है उसमें कितने आर्टिकल हैं। क्योंकि जो संघ एवं राज्य क्षेत्र है उसमें आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4 तक चर्चा की गई है। हम जानते हैं कि सबसे पहले संविधान में कितने आर्टिकल हैं, कितने भाग हैं, सबसे पहले चर्चा करते हैं। भाग हैं 22। संविधान के कितने भाग हैं? 22 भाग हैं, जिसमें से आज हम भाग 1 संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा करेंगे। भाग 1 के बारे में संविधान में भाग 22 है। कितने आर्टिकल हैं? 395 आर्टिकल हैं। 395 आर्टिकल हैं। कितने प्यारे साथियों? 395 आर्टिकल हैं। अब यहीं पर हम चर्चा कर लेते हैं कि हमारे भारत देश के संविधान में कितने आर्टिकल 395, 22 भाग हैं। हम चर्चा कर लेते हैं। 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां? 12 अनुसूचियां हैं। कितनी है? 12 अनुसूचियां हैं, जिसमें से आज हम जो संविधान के 22 भाग हैं उसमें हम भाग 1 संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा करेंगे। भाग 1 संघ एवं राज्य क्षेत्र। भाग 1 ब्लू मार्कर से डालते हैं। भाग 1 आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक? आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4 तक, 1 से 4 तक आर्टिकल। और ये क्या है? संघ एवं राज्य क्षेत्र। संविधान का भाग 1 संघ एवं राज्य क्षेत्र। संघ एवं राज्य क्षेत्र। हाँ, अब हम जानते हैं संविधान के 22 भाग हैं, 395 आर्टिकल्स हैं, 12 अनुसूचियां हैं। हमने इसके बारे में चर्चा की। हम संविधान के भाग 1, 1 मिनट रुकिए साथियों, 1 मिनट रुकिए। हम पढ़ रहे हैं संघ एवं राज्य क्षेत्र। हमने चर्चा की सबसे पहले संविधान के 22 भाग हैं, 395 आर्टिकल्स हैं। उसके बाद 12 अनुसूचियां हैं। उसके बाद हमने संविधान का भाग 1 संघ एवं राज्य क्षेत्र स्टार्ट किया। उसमें हमने देखा 1 से 4 तक आर्टिकल संघ एवं राज्य क्षेत्र की चर्चा करता है। आर्टिकल 1 क्या चर्चा करता है? आर्टिकल 1 कहता है भारत राज्यों का संघ है। और आर्टिकल 1 में हमारे भारत देश का नाम क्या होगा? हमारे देश का नाम क्या होगा? भारत होगा। और राज्यों की, हमारे देश में राज्यों की प्रवृत्ति किस प्रकार होगी? एक केंद्र राज्य संबंध होगा और कार्यपालिका और विधायिका होगी। ठीक है। अब हम अगर यहाँ पे जगह है, मैं देखता हूँ जगह है नहीं, वैसे आप, मुझे लगता है आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूँ। आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब हम चर्चा कर लेते हैं। 3 शब्द हैं
परिसंघात्मक, संघात्मक और एकात्मक केंद्र सरकार, इसका मतलब क्या होता है? इन तीन शब्दों का मतलब क्या होता है? परिसंघात्मक, परिसंघात्मक, परिसंघात्मक और संघात्मक और एकात्मक केंद्र सरकार। परिसंघात्मक, संघात्मक, संघात्मक और एकात्मक केंद्र सरकार, एकात्मक केंद्र सरकार। इन तीन शब्दों के बारे में चर्चा करते हैं। परिसंघात्मक, संघात्मक और एकात्मक केंद्र सरकार क्या होते हैं? परिसंघात्मक में क्या होता है? अविनाशी राज्य होता है और विनाशी संघ होता है। अविनाशी राज्य और विनाशी संघ का मतलब संघ का तो विनाश हो सकता है, लेकिन राज्य का विनाश नहीं हो सकता। संघ का तो विनाश हो सकता है, लेकिन राज्य का विनाश नहीं हो सकता। परिसंघात्मक का मतलब होता है अविनाशी राज्य और विनाशी संघ। अविनाशी राज्य माने राज्य का विनाश नहीं हो सकता। अविनाशी राज्य और विनाशी संघ, विनाशी संघ, अविनाशी राज्य और विनाशी संघ। अब हम चर्चा करते हैं संघात्मक का मतलब क्या होता है। संघात्मक का मतलब होता है कि केंद्र सरकार की पावर और राज्य सरकार की पावर इक्वल होती है। संघात्मक कहीं कहीं पे कौन सा कानून चलता है? परिसंघात्मक चलता है, कहीं कहीं पे संघात्मक, कहीं कहीं पे एकात्मक केंद्र सरकार होती है। अब हम जानते हैं संघात्मक का मतलब जहाँ पे केंद्र की, जिस मैटर में केंद्र की और राज्य की पावर इक्वल हो उसे संघात्मक कहेंगे। क्या? केंद्र की, केंद्र की शक्ति इक्वल राज्य की शक्ति। ऐसा मैंने लिख दिया, केंद्र की शक्ति इक्वल राज्य की शक्ति। ठीक है साथियों, परिसंघात्मक का हमने मतलब जाना अविनाशी राज्य होता है, विनाशी संघ होता है। और हमने जाना संघात्मक का मतलब कि केंद्र की पावर और राज्य की पावर इक्वल होती है। अब हम जानते हैं एकात्मक केंद्र सरकार क्या होता है। एकात्मक केंद्र सरकार में केंद्र की पावर स्टेट से ज्यादा होती है। केंद्र की पावर क्या है? राज्य से ज्यादा होती है। एकात्मक केंद्र सरकार में जान लेते हैं, उसमें इससे शब्द से ही समझ में आ रहा है एकात्मक केंद्र सरकार। केंद्र की पावर, केंद्र की पावर राज्य, केंद्र की पावर राज्य से ज्यादा होती है। केंद्र की पावर राज्य से ज्यादा होती है। अब हम चर्चा कर लेते हैं हमने आर्टिकल 1 के बारे में जाना कि भारत राज्यों का संघ है और आर्टिकल 1 में हमारे देश का नाम क्या होगा? तो भारत होगा। राज्यों की प्रवृत्ति कैसी होगी? तो राज्यों की प्रवृत्ति में कार्यपालिका होगी, विधायिका होगी और केंद्र राज्य संबंध होंगे। फिर हमने इन तीन शब्दों के बारे में परिसंघात्मक, संघात्मक और एकात्मक केंद्र सरकार के बारे में जाना। परिसंघात्मक मतलब अविनाशी राज्य, विनाशी संघ, अविनाशी राज्य और विनाशी संघ। एकात्मक केंद्र संघात्मक में जाना केंद्र की पावर राज्य के इक्वल होती है। फिर हमने एकात्मक केंद्र सरकार में जाना कि केंद्र की पावर राज्य स्टेट से ज्यादा होती है।
अब हम जानते हैं आर्टिकल 2 के बारे में। आर्टिकल 2 यानी अनुच्छेद 2 भारत का जो संविधान का अनुच्छेद 2 क्या बोलता है, लिखते हैं। यानी आर्टिकल 2 आर्टिकल 2 क्या कहता है। हमारे देश का जो संविधान है उसका आर्टिकल 2 ये बोलता है कि जो संसद है उसको ये अधिकार है कि वो हमारे देश के नए राज्यों की स्थापना कर सकता है, प्रवेश करा सकता है। ये पावर संसद को दी जाती है। इस संविधान का आर्टिकल 2 अनुच्छेद 2 बोलता है, क्या बोलता है, बोलता है कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना संसद विधि द्वारा हो सकता है। क्या? नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना संसद कर सकती है। और ऐसा ही सेम लगभग आर्टिकल 3 है, उसमें ये बोला गया है कि जो नए राज्यों का निर्माण है या फिर जो वर्तमान में जो राज्य हैं उनकी नाम, उनके क्षेत्रों, उनकी सीमाओं में परिवर्तन करने का अधिकार संसद को दिया जाता है। क्या? नए राज्यों का निर्माण, जो वर्तमान में राज्य हैं उनकी सीमाओं में परिवर्तन, उनके क्षेत्रों में परिवर्तन, उनके नामों में परिवर्तन कौन कर सकती है? संसद कर सकती है, पार्लियामेंट कर सकती है। लिखते हैं आर्टिकल 3 के बारे में। उम्मीद करता हूँ साथियों आपको बहुत ही अच्छा लग रहा होगा हमारे इस महारथी बैच में, और मुझसे पढ़कर आपको एक एनर्जी सी अच्छी फील हो रही होगी और आप मोटिवेट भी हो रहे होंगे और फुल कॉन्फिडेंस के साथ आप आगे बढ़ रहे होंगे। इसी आशा के साथ मैं भी आपको फुल जोश से पढ़ाता हूँ, ताकि आपको ये ना लगे कि अगर मुझ में मेरी एनर्जी डाउन हो जाएगी तो आपकी भी एनर्जी डाउन हो जाएगी। इसी प्रकार मैं ये मानता हूँ कि मैं जितनी उत्साह से आपको पढ़ाऊँगा, जितनी मेहनत से आपको पढ़ाऊँगा, उतनी ही मेहनत के साथ आप जरूर पढ़ेंगे। ये आप मुझसे वादा करते हैं, मुझे पता है, मैं आप पर पूरा ट्रस्ट करता हूँ। इसी सोच, इसी आशा के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 3 के बारे में हमने चर्चा की, मैंने बता दिया, लिखवा भी देता हूँ आपको। आर्टिकल 3 क्या बोलता है? आर्टिकल 3 बोलता है कि नए राज्यों का निर्माण, क्या? नए राज्यों का निर्माण, नए राज्यों का निर्माण, या वर्तमान राज्यों की नाम, क्षेत्र या सीमाओं में परिवर्तन कौन कर सकता है भाई? संसद कर सकती है। संसद कर सकती है। कौन कर सकता है? संसद कर सकती है। ये क्या? संसद को शक्ति दी गई है। इसके बारे में हमारे किस आर्टिकल में? ये पेपर में ऐसा पूछ सकता है कि यदि भारत के किसी राज्य का नाम बदलना हो तो ये शक्ति किसको दी जाती है? ये शक्ति संविधान किसको देता है? तो संसद को देता है। आप याद रखिए। और ये भी पूछ सकता है कि
संसद भारत के किसी भी राज्य के नाम, सीमा या क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। संविधान के किस आर्टिकल में इस बात का उल्लेख किया गया है? तो आर्टिकल 3 में इस बात का उल्लेख किया गया है। बहुत ही अच्छे मन से आप पढ़ रहे होंगे, इसी उम्मीद के साथ फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम ये चर्चा करते हैं कि एक राज्य पुनर्गठन आयोग आया था। राज्य पुनर्गठन आयोग पहले मैं बता देता हूँ, फिर लिखवाऊंगा। राज्य पुनर्गठन आयोग क्या था? राज्य पुनर्गठन आयोग था कि कई समितियां थीं, कई लोग थे, उन्होंने ये कहा कि भारत में भाषाओं के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए, राज्यों का गठन होना चाहिए, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए। तो राज्य पुनर्गठन आयोग आया, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन आया, राज्य पुनर्गठन आयोग आया, जिसके संबंध में सरकार ने 3 आयोग बनाए। क्या बनाए? 3 आयोग बनाए। ये 3 आयोग क्यों बनाए थे? ये 3 आयोग इसलिए बनाए थे कि उन्हें ये जिम्मा सौंपा गया था कि ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि आप बताइए, आप अपनी रिपोर्ट दीजिए कि क्या सच में भाषा के आधार पर हमें राज्यों का गठन करना चाहिए। तो सरकार ने 3 आयोग बनाए, फजल आयोग, जवाहरलाल नेहरू समिति, धर आयोग। कौन कौन से? धर आयोग, जवाहरलाल नेहरू समिति और फजल आयोग। इसको लिखवाने में थोड़ा जगह ज़्यादा लगेगी, इसलिए आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको लिखवाता हूँ। हाँ जी साथियों, अब हम पढ़ते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग। हेडिंग डालते हैं, राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग क्या है? हमने समझा दिया आपको कि राज्य पुनर्गठन आयोग है, मतलब सरकार ने ये फैसला लिया कि क्या सरकार ने 3 आयोगों का गठन किया और उनसे पूछा कि क्या भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करना चाहिए या नहीं। क्या? यहीं पे लिख लेते हैं, भारत सरकार ने 3 आयोगों का गठन किया और उनसे पूछा कि क्या भाषा के आधार पर राज्यों को अलग करना चाहिए। क्या? राज्यों को अलग करना चाहिए। भारत सरकार ने 3 आयोगों का गठन किया और उनसे पूछा कि क्या भाषा के आधार पर राज्यों को अलग करना चाहिए। राज्यों को अलग करना। साथियों, हमने यहाँ तक पढ़ा दिया था, उसके बाद वीडियो हो गई थी बंद और हमने इतना सारा पढ़ा दिया और वीडियो में नहीं आ पाया। मैंने लिख दिया
तो मैंने लिख दिया, तो मैं आपको समझा देता हूँ कि सबसे पहले राज्य पुनर्गठन आयोग में पढ़ा। भारत सरकार ने 3 आयोगों का गठन किया और उनसे पूछा कि क्या भाषा के आधार पर राज्य को अलग करना चाहिए। तो सबसे पहले धर आयोग आया। जून 1948 में भारत सरकार द्वारा एस के धर की अध्यक्षता में धर आयोग का गठन हुआ। दिसंबर 1948 में रिपोर्ट पेश की गई कि यह भाषा के आधार पर अलग नहीं करना चाहिए। फिर जवाहरलाल नेहरू समिति आई। जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्होंने समिति बनाई। सरदार पटेल भी थे और पट्टाभी सीतारमैया थे। दिसंबर 1948 में समिति बनाई गई। रिपोर्ट पेश की गई। कब रिपोर्ट पेश की गई? अप्रैल 1949 को, कि भाषा के आधार पर अलग नहीं करना चाहिए। अब हम आगे जानते हैं कि फजल आयोग क्या था। आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम जानते हैं कि फजल आयोग क्या था। धर आयोग था, जवाहरलाल नेहरू समिति थी और उसके बाद फजल आयोग था। तो हम इतने को इरेज कर देते हैं। फजल आयोग के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो फजल आयोग 1953 में आया। कब? 1953 में। एक आए थे पोट्टी श्रीरामुलु के निधन के कारण मद्रास को भाषा के आधार पर एक अलग राज्य आंध्र प्रदेश के रूप में बनाया गया। फजल आयोग ने आया। कौन सा? तीसरा फजल आयोग। ये बहुत मोस्ट है, पूछ सकता है पेपर में। फजल आयोग क्या था? कब आया? 1953 में पोट्टी श्रीरामुलु जी की निधन के बाद मद्रास जो है उसको भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश से अलग किया गया था। 1953 में पोट्टी श्रीरामुलु जी के निधन के कारण मद्रास को क्या किया गया? आंध्र प्रदेश से अलग किया गया, भाषा के आधार पर किया गया था। क्या? 1953 में पोट्टी श्रीरामुलु जी के निधन के कारण मद्रास को भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश से अलग किया गया था, भाषा के आधार पर। फजल आयोग आया 1953 में। पोट्टी श्रीरामुलु जी की डेथ के कारण मद्रास को भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य से अलग कर दिया गया था। किनकी डेथ के कारण पूछ सकता है? श्रीरामुलु जी की डेथ के कारण। प्यारे साथियों, आज हम यहीं तक हमारा संघ एवं राज्य क्षेत्र था। हमने जाना संघ एवं राज्य क्षेत्र भारत के संविधान में भाग 1 आर्टिकल 1 से 4, आर्टिकल 1, 2, 3 को हमने जाना। हमने फजल आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में जाना। क्या है राज्य पुनर्गठन आयोग? क्या थे 3 आयोग? धर आयोग, जवाहरलाल नेहरू समिति, फजल आयोग। इन सभी के बारे में आज हमने जाना, चर्चा की। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत ही लाभदायक लगा होगा। इसी आशा के साथ हम फिर कल प्रकट होंगे और कल हम नागरिकता, सिटीजनशिप के बारे में चर्चा करेंगे। आज हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे। जय हिंद साथियों, बाय बाय।